दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के एपिसोड में मैं आपको रस्किन बॉन्ड की ढेरों कहानियां सुनाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लकड़ी का वो पुराना पुल अब टूट चुका है और जिस रास्ते से भागीरथी नदी गंगोत्री से मिलने जाती है उस जगह में लकड़ी के पुल की जगह अब एक लोहे का झूला पुल तैनात है, जिस पुल में आज भी गांव वालों को विल्सन के घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। 150 साल पहले गांव वाले उस लकड़ी के पुल की मजबूती को लेकर सशंकित रहते थे। तब विल्सन अपने घोड़े पर सवार होकर उस पुल के ऊपर से गुजरता था। वो ऐसा बार बार करता था ताकि गांव वालों को उस पुल की मजबूती पर भरोसा हो जाए। नदी के उस छोर पर उस पुल के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। आज भी उस गांव में और आसपास के इलाकों में विल्सन की और उसकी खूबसूरत पहाड़ी बीवी की कहानी सुनाई जाती है। मैं उसी नदी के किनारे स्थित एक रिजॉर्ट में अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था। मेरे दोस्तों में एक मिस्टर रे और उनकी पत्नी थी, जिनकी अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी, और दूसरे थे मिस्टर दत्ता और उनकी पत्नी। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। मिस्टर रे और उनकी पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। मिस्टर दत्ता और उनकी पत्नी उन्हें अक्सर समझाती थी कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, मौज मस्ती करने के बजाय तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे दो भाई घर के बंटवारे को लेकर लड़ते हैं। कम ऑन गाइस, जस्ट चिल। उस ग्रुप में एक मैं ही था जो खुद को अलग थलग सा महसूस कर रहा था। मैं एक बैचलर था, तो जैसे मेरा वहां कोई काम नहीं था, क्योंकि उनके झगड़ों के बीच मैं एक मैरिज काउंसलर की भूमिका भी नहीं निभा सकता था। इसीलिए मैं उन दोनों शादीशुदा जोड़ों को अकेला छोड़कर अकेले ही घूमने निकल जाता था। मेरा अधिकतर समय नदी किनारे या आसपास के जंगलों में घूमने में ही बीतता था। वो खूबसूरत जंगल देवदार और ओक के पेड़ों से भरे हुए थे। ये वही पेड़ थे जिन्होंने विल्सन और टिहरी के राजा को मालामाल कर दिया था। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को पानी के तेज बहाव में बहाकर मैदान में स्थित लकड़ी के गोदाम में पहुंचाकर इन विशाल जंगलों का भरपूर फायदा उठाया था। एक दिन देर रात में रेस्ट हाउस से लौट रहा था, तब मैंने पुल के दूसरे छोर पर धुंध में से निकलती एक आकृति को देखा। मैंने गौर से देखा तो पाया वो एक औरत थी, जिसने एक साधारण सी पहाड़ी धोती पहनी हुई थी। उसके खुले बाल उसके कंधे तक लटक रहे थे। शायद उसे मेरी मौजूदगी का आभास नहीं था। वो औरत पुल के ठीक बीच में आकर रुकी और रेलिंग से नीचे झुककर पानी के तेज बहाव को देखने लगी, और फिर मेरे देखते ही देखते वो पुल की रेलिंग में चढ़ी और नीचे नदी में कूद गई। ये दृश्य देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मैं चिल्लाते हुए पुल की तरफ दौड़ा, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो नीचे उफनती हुई नदी में गिर चुकी थी और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहे जा रही थी। ये देखकर मेरा पूरा शरीर थर्रा उठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे याद आया कि एक चौकीदार है जो वहीं पास में ही रहता है, तो मैं भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। रात के अंधेरे में दौड़ते हुए मेरी आंखों के सामने बस वही दृश्य चल रहा था जब वो औरत पुल से नीचे कूदी। भागते हुए मैं राम सिंह के घर के पास पहुंचा। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और चौकीदार राम सिंह अपनी चारपाई में लेटा हुक्का पी रहा था। उसके कमरे में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। मैं हांफता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचा। मैंने हांफते हुए कहा, वहां उस पुल पर। चौकीदार राम सिंह घबराते हुए उठकर बैठा और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने सांसें समेटते हुए कहा, वहां उस पुल पर एक औरत नीचे नदी में कूद गई है। वो नदी में बह रही है। चौकीदार राम सिंह ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे के भाव गंभीर से वापस सामान्य हो गए, मानो जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। चौकीदार धीमे से बोला, गुलाबी होगी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपने उसे अच्छी तरह से देखा था साहब? मैंने कहा, हाँ, वो एक लंबे खुले बालों वाली औरत थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। चौकीदार राम सिंह बोला, वो गुलाबी है साहब, ये उसका रोज का तमाशा है। मैंने आश्चर्य से कहा,
रोज का तमाशा? क्या मतलब? वो बोला, वो भूत है साहब। आपने गुलाबी का भूत देखा है? आए दिन कोई ना कोई उसके भूत को उस पुल से कूदते हुए देखता रहता है। घबराइए नहीं, बैठ जाइए। उसने एक पुरानी सी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आप आराम से बैठिए, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताता हूं। वैसे तो मैं बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहा था, फिर भी मैं राम सिंह के मुंह से गुलाबी की आत्महत्या की कहानी सुनने बैठ गया। कमरे में हल्की गर्माहट थी। एक कोने में चूल्हा था और उसमें कुछ कोयले अभी भी सुलग रहे थे। राम सिंह ने सुलगते कोयलों में कुछ लकड़ी के छिलके रखे और फूंक मार के आग जला दी। फिर उसने एक केतली में चाय रखी और चूल्हे में चढ़ा दी। तब तक मैं कुर्सी में बैठा बस यही सोच रहा था कि क्या भूत सच में होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो मैं बिल्कुल भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था। राम सिंह ने मुझसे कहा, शायद आपने पहली बार कोई भूत देखा है साहब। मैंने उससे कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो कोई भूत थी। राम सिंह ने चूल्हे से केतली उतारी और एक स्टील के गिलास में चाय डाल के मेरी तरफ किया और खुद भी एक गिलास थामे खटिया में बैठ गया और मुझे गुलाबी की कहानी विस्तार से बताने लगा कि कैसे एक अंग्रेज शिकारी विल्सन, जो अपनी किस्मत बनाने के लिए उस इलाके में आया था, एक दिन वो जंगल में कस्तूरी मृग के शिकार में निकला था, मगर जंगल में उसकी मुलाकात गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की गुलाबी से हो गई। गुलाबी की भूरी हरी आंखें और खिलता हुआ उसका गोरा रंग देखकर विल्सन उसे अपना दिल दे बैठा और फिर वो अपने बाकी के सारे काम छोड़कर गुलाबी के घर वालों के बारे में पता करने में लग गया। पता नहीं विल्सन सच में उस लड़की से प्यार करने लगा था या वो सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अपनी यात्राओं और साहसिक कारनामों के दौरान उसकी मुलाकात कई लड़कियों से हुई थी, मगर गुलाबी उन सभी से बिल्कुल अलग थी, एकदम मासूम और निष्कपट। विल्सन ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। गुलाबी के सीधे सादे घर वालों को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। विल्सन और गुलाबी की शादी हो गई। जंगल में शिकार करके विल्सन को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए अब विल्सन को लगने लगा था कि जंगल की असीमित संपदा को हासिल करने में उसे ज्यादा फायदा होगा। उसका अंदाजा सही था। जंगल के पेड़ों की कटाई करके उसने कुछ ही वर्षों में ढेर सारी दौलत कमा ली थी। उसने हर्सिल में एक बड़ी सी आलीशान कोठी बनवाई। एक कोठी उसने देहरादून में बनाई और एक मसूरी में। विल्सन के पास वो सब कुछ था जिसे पाने की उसने कभी कल्पना की होगी। विल्सन को गुलाबी से 2 बेटे हुए। जब भी विल्सन किसी काम के सिलसिले से बाहर जाता तो गुलाबी अपने बच्चों का ख्याल रखती और हर्सिल में अपने विशाल सेबों के बगीचों की देखभाल करती। फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया जब मसूरी के बाजार में विल्सन की मुलाकात एक खूबसूरत अंग्रेज महिला से हुई जिसका नाम रूथ था। अब विल्सन ने रूथ को भी अपने प्यार और दौलत का हिस्सेदार बनाने का फैसला कर लिया। विल्सन ने उसके लिए भी एक सुंदर सा घर बनवा दिया और वो उस नई महिला के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा, जिस वजह से उसे गुलाबी और अपने बच्चों के साथ कम समय मिल पाता था। व्यापार के काम से अब वो पहाड़ के एक आधुनिक होटल में रहने लगा था। वो एक लोकप्रिय मेजबान था। वो अपने दोस्तों और सहयोगियों को शिकार पार्टी के लिए देहरादून ले जाया करता था। दूसरी तरफ गुलाबी अपने बच्चों को गांव के तौर तरीकों से बड़ा कर रही थी। कई दिनों से उसे अपने पति विल्सन और उस मसूरी वाली औरत के रंगरलियों के किस्से सुनने को मिल रहे थे। कई दिनों के बाद एक दिन जब विल्सन अपने घर आया तब गुलाबी ने उसका सामना किया और उसकी हरकतों का विरोध करते हुए उस औरत को छोड़ देने की धमकी दी। विल्सन ने गुलाबी की बात को टाल दिया और कहा, गुलाबी वो सब बेकार की बातें हैं, तुम सिर्फ घर संभालो और बच्चों को देखो, फालतू की अफवाहों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर विल्सन मुड़कर जाने लगा। तब गुलाबी गुस्से से आग बबूला हो उठी और उसने टेबल पर रखी पिस्तौल उठाई और विल्सन पर एक गोली दाग दी। गोली विल्सन को न लगकर सामने आईने में जा लगी और आईना टूटकर चूर चूर हो गया। इससे पहले कि गुलाबी दूसरी गोली चलाती, विल्सन गुलाबी की तरफ लपका और बंदूक गुलाबी के हाथ से छूटकर जमीन में गिर गई और गुलाबी ने विल्सन को एक जोरदार धक्का मारा। विल्सन लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा और उसका सिर टेबल के कोने में लग गया और वो बेहोश हो गया
और फिर गुलाबी घर से बाहर भागी और सेब के बगीचों को पार करते हुए जंगल में चली गई और वहां से ढलुआ सड़क पर चलते हुए वो उस पुल पर पहुंच गई जो विल्सन ने 2-3 साल पहले ही बनवाया था। कुछ देर बाद विल्सन को होश आया तो वो घोड़े पर सवार होकर गुलाबी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जब तक वो उस पुल पर पहुंचा तब तक गुलाबी पुल से नीचे उफनती नदी में कूद चुकी थी। उसका शव वहां से 2-3 मील दूर नदी किनारे कुछ पत्थरों के बीच फंसा हुआ मिला। राम सिंह की यह कहानी खत्म हुई। पता नहीं ये कहानी कितनी सच्ची थी। इसमें कुछ तो मिर्च मसाला राम सिंह ने भी लगाया होगा। उस कहानी में मैं इतना खो गया था कि गिलास की चाय गिलास में पड़े पड़े ही ठंडी हो गई। मैंने गिलास जमीन में रखा और उठकर राम सिंह के घर से बाहर आ गया और अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते में मैं बस यही सोच रहा था कि ये कहानी जो राम सिंह ने मुझे सुनाई वो सच्ची थी या झूठी। पर जो भी हो, अगली शाम को आग के पास बैठकर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए ये एक अच्छी कहानी है। अगली शाम जलते अलाव के पास बैठकर हम सभी आग की ताप ले रहे थे। तब मैंने बाकी दोस्तों को ये कहानी सुनाई। सभी को गुलाबी की कहानी काफी दिलचस्प लगी, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने गुलाबी का भूत देखा तो वो सभी हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि मैं सच कह रहा हूं। मिसेस दत्ता को गुलाबी की कहानी दुखद लगी, मगर नए शादीशुदा जोड़े की मिसेस रे को लगा कि गुलाबी बेवकूफ थी। मिसेस दत्ता बोली, नहीं, वो गांव की सीधी सादी लड़की थी, उसने वही किया जो उसको ठीक लगा। मिसेस रे बोली, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मिसेस दत्ता बोली, पर पैसों से आराम और सुख सुविधा के कई साधन खरीदे जा सकते हैं। उनकी बहस इसी तरह चलती रही और मैं उनकी बहस के बीच दखल नहीं देना चाहता था। एक कुंवारा आदमी जिसे 2 शादीशुदा जोड़ों के साथ शाम बितानी पड़ रही थी, उसके लिए स्थिति कभी कभी उलझन भरी होती है। कई ऐसी ढकी छुपी बातें होती हैं जिन्हें वो महसूस तो करता है लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पाता। उस दिन के बाद मैं अक्सर पुल के पास टहलने चला जाता था। दिन के वक्त पुल में काफी हलचल और गाड़ियों का आना जाना रहता था, मगर शाम होते ही उस सड़क में और पुल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। कभी इक्का दुक्का वाहन और लोग दिखाई पड़ते, मगर वो भी मुश्किल से। नीचे नदी से धुंध उठती थी और ऊपर पुल के दूसरे छोर पर अंधेरा छा जाता था। मैं उस पुल के पास रात को ही जाना पसंद करता था, इस उम्मीद में कि शायद गुलाबी का भूत मुझे फिर से दिखाई देगा। सच कहूं तो मैं बस गुलाबी का चेहरा देखना चाहता था। क्या मरने के बाद और भूत बनने के बाद वो अभी भी उतनी ही सुंदर लगती होगी जैसा उसे कहानियों में बताया जाता है। हमारी छुट्टियां खत्म होने को आई थी। जैसे जैसे वापस घर जाने का वक्त नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे माहौल में एक बेचैनी सी फैलने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर और मिसेस रे के बीच समझौता हुआ या नहीं। वो दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर दत्ता को जल्द से जल्द दिल्ली वापस अपने ऑफिस जाना था और मिसेस दत्ता का गठिया सिर उठाने लगा था। कुछ बेचैनी तो मुझे भी हो रही थी, क्योंकि मैं वापस मसूरी जाके अपने स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिखना चाहता था। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार मैंने उस पुल के पास भ्रमण करने का निश्चय किया, तो मैं अकेले ही घूमने निकल पड़ा। आसमान में अभी तक चांद का नामो निशान नहीं था और काफी अंधेरा था। हालांकि पुल के दोनों छोर पे लैंप लगे हुए थे, जिससे आने जाने वालों को पर्याप्त रोशनी मिल जाती थी। मैं अभी पुल के बीचों बीच खड़ा था, जहां पर सबसे ज्यादा अंधेरा था। मैं बड़े ध्यान से पुल के नीचे से बहती उफनती नदी की तेज आवाज को सुन रहा था। तभी मैंने धुन में से निकलती एक आकृति को देखा। वो एक औरत थी, शायद गुलाबी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। वो पुल की रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे आवाज दी, गुलाबी। उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे को ढक रहे थे। मुझे सिर्फ उसकी उदास आंखें दिखाई दे रही थी। एकाएक मेरे देखते ही देखते वो रेलिंग में चढ़ी और नीचे नदी में कूद गई। जब उसके शरीर ने पानी को छुआ तो मुझे छपाक की आवाज भी सुनाई दी। मैं तुरंत पुल के उस हिस्से की तरफ दौड़ा जहां से वो कूदी थी।
तभी मैंने गेस्ट हाउस की तरफ से किसी को दौड़कर मेरी तरफ आते हुए देखा। वो कोई और नहीं, मेरे दोस्त मिस्टर रे थे। वो चिंतित और घबराए हुए थे। वो हांफते हुए बोले, मेरी बीवी, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा? उसके बाद वो रेलिंग से नीचे नदी की तरफ झांकने लगे। तभी वो चीखे, वो रही। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ मिस्टर रे इशारा कर रहे थे। नदी के बहते पानी में हाथ पैर मारता हुआ एक असहाय शरीर पानी में डूब रहा था। हम तेजी से पुल से नीचे उतरकर नदी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक पानी की तेज लहरें उसे बहाकर दूर ले जा चुकी थी। नदी किनारे पत्थरों और झाड़ियों के बीच भागते हुए हम उस बहती महिला तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उस शापित जगह में नदी किसी खूंखार दानव की तरह चिंगारते हुए बहती जा रही थी। हम नदी की तेज धारा की बराबरी नहीं कर सके और वो महिला बहते हुए बहुत दूर चली गई। बहुत ढूंढने के बाद हमें मिसेस रे की लाश पानी में बहते एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे में फंसी हुई मिली। जैसे तैसे मिसेस रे की लाश को नदी से बाहर निकाला और उनकी लाश को उसी जगह में नदी किनारे दफना दिया गया। अगले दिन हम सभी शोक में डूबे वापस अपने अपने घर लौट गए। आज भी अगर आप विल्सन ब्रिज के पास से गुजरें तो हो सकता है कि आपको भी गुलाबी का भूत दिखाई दे, या शायद मिसेस रे का भूत, कौन जानता है। रात का समय था। मैं बस कुछ देर पहले ही अपने बिस्तर पर लेटा था। नींद मुझे अपनी बाहों में भींचने ही वाली थी कि मुझे अपने घर के बाहर जंगल में कुछ शोर सुनाई दिया और मेरी आधी कच्ची नींद टूट गई। मैं बिस्तर से नीचे उतरा और खिड़की का पर्दा हटाकर मैंने बाहर देखा। मैंने कॉटेज के पास एक पहाड़ी की ढलान पर कुछ भौंकते और उधम मचाते कुत्तों को देखा। वो दृश्य एकदम किसी सपने जैसा था। पहाड़ी के एक तरफ मुंह उठाए भौंकते कुत्तों में से एक सुनहरे रंग का कॉकर स्पेनियल था, एक रिट्रीवर और एक पैकिंगीज, एक डेशंड और एक काला लेब्राडोर, और दो कुत्ते ऐसे ही थे जिनकी नस्ल का मुझे ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था। वो कुत्ते इतने गुस्से में थे कि घास के मैदान के किनारे लगे लकड़ी के बाड़े को पार करके जंगल में घुस गए थे। वो किसी चीज को खदेड़कर वहां से दूर करना चाह रहे थे, और वो क्या चीज थी वो मुझे पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद वो कुत्ते भागते हुए जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गए। अलग अलग नस्लों के इतने सारे कुत्तों को एक साथ देखकर मैं हैरत में पड़ गया था। आखिर वो कुत्ते आए कहां से थे? मुझे शिमला में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। हालांकि अपने आस पड़ोस में रहने वाले ज्यादातर लोगों के साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत और इशारों में दुआ सलाम होने लगी थी। भारतीय सेना से रिटायर्ड एक कर्नल फ्रैंक शॉ मेरे घर के बिल्कुल बगल वाले घर में रहा करते थे। उनके पास कॉकर स्पेनियल नस्ल का एक कुत्ता था, मगर वो काले रंग का था, और जो मैंने जंगल में कुत्तों के झुंड में देखा था ये वो कुत्ता नहीं था। देवदारों के पेड़ों के पास एक घर था जिसमें दो बुजुर्ग महिलाएं रहती थी जिन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। उनके पास सिर्फ बिल्लियां थी, मगर कोई कुत्ता नहीं था। शादी ना करने वाली अधेड़ उम्र की महिलाएं बिल्लियां क्यों पालती हैं, मुझे ये कभी समझ नहीं आया। एक दूध वाले के पास दो कुत्ते थे, और एक पंजाबी उद्योगपति जिसने गुजरे जमाने के एक राजा का महल खरीदा था, उसने उस महल की देख रेख के लिए वहां एक चौकीदार रखा था। उस चौकीदार के पास एक विशालकाय कदकाठी वाला तिब्बती कुत्ता था। लेकिन रात में जो कुत्ते मैंने जंगल में देखे थे उनमें से कोई भी कुत्ता मेरे आसपास रहने वाले लोगों के कुत्तों में से नहीं था। न जाने वो सारे कुत्ते कहां से आए थे और कहां चले गए। अगले दिन शाम के वक्त सैर पर निकले कर्नल फ्रैंक शॉ से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें दुआ सलाम किया और उनसे पूछा, कर्नल साहब, क्या यहाँ आस पड़ोस में किसी ने गोल्डन रिट्रीवर पाल रखा है? कर्नल साहब ने भौवें सिकोड़ते हुए कहा, गोल्डन रिट्रीवर? यहाँ तो किसी के पास नहीं है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ कम से कम उनके पास तो नहीं। क्यों, क्या तुमने आसपास कोई गोल्डन रिट्रीवर को देखा? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। यहाँ आसपास लगभग सभी के पास कुत्ते हैं ना, इसलिए। कर्नल साहब बोले, हाँ, एक बिल्लियों वाले घर को छोड़कर सभी के पास कुत्ते हैं, इसलिए तो अक्सर इस इलाके में बाघ घात लगाने आ जाता है। पिछले ही साल जाड़े में मैंने अपना प्यारा टेरियर खोया है। बड़ा प्यारा कुत्ता था, पर बाघ उसे ले गया।
अब कर्नल फ्रैंक शॉ इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें कुत्तों के बारे में कुछ और बताऊं, या फिर शायद खड़ी चढ़ाई चढ़कर वो थक गए थे और थोड़ा सुस्ताने के बहाने बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। कुछ देर बाद कर्नल फ्रैंक शॉ वहां से चले गए और उस रात फिर से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मैं खिड़की पर गया और पर्दा हटाकर बाहर देखा। बाहर आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था और उसकी रोशनी में बाहर की पहाड़ियां, जंगल खूबसूरत नजर आ रहे थे। और उसी रोशनी में मैंने देखा कॉटेज के सामने वाली उसी पहाड़ी की ढलान पर वही सारे कुत्ते एक पेड़ की तरफ देखकर भौंक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पेड़ में कुछ तो है जिसे वो भौंक रहे थे, मगर मुझे पेड़ों में कुछ नजर नहीं आया। उन कुत्तों के शोर से मैं तंग आ गया था। मैंने उन कुत्तों को एक जोर की डांट लगाई और वो कुत्ते वहां से भागकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। मैं खिड़की में खड़ा होकर काफी देर तक उन पेड़ों की तरफ देख रहा था कि आखिर उन कुत्तों को उन पेड़ों में क्या दिखाई दे रहा था, मगर पेड़ों में कुछ नहीं था। मैंने खिड़की के पर्दे लगाए और मैं बिस्तर में जाकर सो गया। अगली सुबह मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और गीली तौलिया को धूप में डालने बाहर गया तो देखा कर्नल फ्रैंक शॉ टहलते हुए मेरे घर के पास से ही गुजर रहे थे। मैंने उन्हें आवाज देकर उनका हालचाल पूछा। कर्नल फ्रैंक शॉ मेरे पास आए और बोले, गुड मॉर्निंग यंग मैन, कैसी बीती तुम्हारी पिछली रात? मुझे पूरा यकीन था कि कर्नल फ्रैंक शॉ कुत्तों के बारे में कुछ तो जानते थे, मगर वो खुल के बता नहीं रहे थे। मैंने उनसे कहा, कर्नल साहब, मैंने कल रात 6 अलग अलग नस्लों के कुत्ते देखे, वही 6 नस्ल के कुत्ते जिन्हें मैंने परसों रात भी देखा था। मुझे यकीन है कर्नल साहब कि आप उन कुत्तों के बारे में कुछ तो जरूर जानते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि वो कुत्ते किसके हैं। कर्नल साहब ने अपनी आंखों के चश्मे में जमी भाप को अपनी रुमाल से पोंछा और चश्मा पहनते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, ये जो कुत्ते तुम देखते हो वो मिसेस हावर्ड के हैं। उनका ये जवाब सुनकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने उनसे फिर पूछा, अच्छा मिसेस हावर्ड रहती कहाँ हैं? वो बोले, वो कहीं नहीं रहती, 15 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। मैंने पूछा, 15 साल पहले? तो फिर अब तक उनके कुत्ते यहां कर क्या रहे हैं? कर्नल साहब हंसते हुए बोले, ये कुत्ते बंदरों को ढूंढ रहे हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, बंदरों को ढूंढ रहे हैं? मतलब? कर्नल साहब आप प्लीज मुझे खुलकर सब साफ साफ बताएं। कर्नल साहब मेरी आंखों में गहराई तक देखते रहे और बोले, क्या तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो यंग मैन? मैंने कहा, भूत प्रेत? मैंने अब तक एक भी नहीं देखा। कर्नल साहब अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोले, तुमने देखे हैं बेटे, हर हाल में तुमने भूत देखे हैं। मिसेस हावर्ड के कुत्ते बरसों पहले मर चुके हैं। एक कॉकर स्पेनियल था, एक रिट्रीवर, एक पैकिंगीज, एक डैशेंट था और एक काला लेब्राडोर, और 2 ऐसे ही किसी नस्ल के कुत्ते थे। ये वही है ना जो तुमने देखे थे? वहां उस तरफ उस पहाड़ी की ढलान में किसी एक पेड़ के साए में दफन है सारे कुत्ते। बड़े ही वफादार कुत्ते थे वो, लेकिन उनकी मौत के बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। उन सभी की उम्र हो गई थी और अपनी मालकिन की मौत के बाद वो ज्यादा जिए नहीं। मिसेस हावर्ड के मरने के कुछ दिन तक तो आस पड़ोस के लोग उन्हें खाने को देते रहे, लेकिन फिर एक एक करके सभी मर गए और उन्हें उस पहाड़ी में एक दूसरे के आसपास ही दफना दिया गया। वो बेचारे जब जिंदा थे तो हमेशा साथ ही रहा करते थे, इसलिए मरने के बाद उन्हें साथ में ही दफना दिया गया। मिसेस हावर्ड उसी कॉटेज में रहा करती थी जिसमें अभी मैं रहता हूं। मैंने पूछा, क्या मिसेस हावर्ड कम उम्र की थी? कर्नल साहब बोले, उनकी उम्र करीब 40-45 के बीच रही होगी। काफी चुस्त दुरुस्त थी, खिलाड़ियों जैसी कद काठी वाली आकर्षक महिला थी वो अक्सर घर के बाहर अपने गार्डन में ही समय बिताती दिख जाया करती थी। मर्दों की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। मुझे लगा था कि तुम उनके बारे में जानते होगे। मैंने कहा, नहीं सर, आपको तो मालूम है कि मुझे अभी यहाँ आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। वैसे आप बंदरों के बारे में कुछ बता रहे थे, ये बंदरों की क्या कहानी है? कुत्ते आखिर बंदरों को क्यों ढूंढ रहे हैं? कर्नल साहब बोले, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है बेटे। तुमने बंदरों का एक झुंड तो देखा ही होगा जो अक्सर यहां बलूत के पत्ते खाने आते रहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैंने अभी तक कोई बंदरों का झुंड नहीं देखा। तो कर्नल साहब बोले, नहीं देखा तो देख लोगे डियर,
देर सवेर ही सही वो तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। उनका एक पूरा झुंड इन जंगलों में घूमता रहता है। वैसे वो किसी का कुछ बिगाड़ते तो नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो बगीचों को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। मिसेस हावर्ड उनसे बहुत नफरत करती थी। उनके बगीचों में डहेलिया के फूल लगे हुए थे जो मिसेस हावर्ड को बड़े प्यारे थे। कई किस्म के डहेलिया के फूल उनके बगीचों में खिला करते थे, लेकिन रात के वक्त बंदर आकर उनके डहेलिया के पौधे उखाड़कर उनकी जड़ों को खा जाया करते थे। शायद उन्हें डहेलिया की शकरकंदी जैसी जड़ें स्वादिष्ट लगती होंगी। इसी वजह से मिसेस हावर्ड का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता था। बागबानी के शौकीन लोग अपने पसंदीदा पौधों को नुकसान पहुंचने पर अक्सर आपा खो देते हैं। इसलिए जब भी बंदर या लंगूर उनके बगीचों के आसपास आते थे तो मिसेस हावर्ड अपने कुत्तों को उनके पीछे छोड़ दिया करती थी, चाहे आधी रात हो या दिन का वक्त। लेकिन बंदर तो ठहरे बंदर, कुत्तों के आने पर वो पेड़ पर चढ़ जाते थे और कुत्ते बस पेड़ों की तरफ मुंह उठाकर उन्हें भौंकते रहते थे। एक रात मिसेस हावर्ड को गुस्से में कुछ नहीं सूझा। वो किसी से मांगी हुई बंदूक लेकर अपने घर की खिड़की पर घात लगाए बैठ गई और जैसे ही बंदर उनके बगीचे में आए उसने उनमें से एक को गोली मार दी। वो एक छोटा बंदर का बच्चा था और वो मर गया। कुछ पल खामोश रहकर कर्नल फ्रैंक शॉ जंगल की तरफ देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बंदर को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदू लोग भगवान की तरह पूजते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बंदर इंसानों की तरह होते हैं ना। उनके अंदर वही सारी भावनाएं होती हैं जो इंसानों में होती हैं। चलो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। कर्नल फ्रैंक शॉ अपनी बात खत्म करके लंबे लंबे कदम रखते हुए देवदारों के पेड़ों के बीच की पगडंडी पर अपने घर की तरफ चल दिए। उस रात मुझे किसी भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन अगले ही दिन मुझे अपने घर के पास जंगल में बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया। भूत वाले बंदर नहीं, असली के बंदर। कुल 25-30 बंदर होंगे, छोटे बड़े सब मिलाकर। वो पेड़ों में बैठकर बड़ी शांति से बलूत के पत्ते खा रहे थे। मैं अपनी खिड़की पर बैठा उन्हें काफी देर तक देखता रहा। बड़े ही शानदार जानवर होते हैं बंदर, चमकीले, मटमैले, लंबी पूंछ वाले। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते कूदते उन्हें देखना बड़ा अच्छा लग रहा था। आपस में बंदरों का स्वभाव बड़ा ही सलीकेदार होता है। मैदानों में पाए जाने वाले दबंग और खुर्राट बंदरों की तरह नहीं। कुछ छोटे बंदर पेड़ों से उतरकर पहाड़ी की ढलान में किसी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह खेल रहे थे और बड़ी प्यारी शरारत कर रहे थे। उन्हें तंग करने के लिए वहां पर कुत्ते नहीं थे, ना ही बगीचे में लुभाने वाले डहेलिया फूल। शाम होते ही वो सब वहां से चले गए। रात हुई और मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। आधी रात को मेरी नींद खुली। मैंने घर से कुछ दूरी पर वही कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। आज वो पहले से भी ज्यादा तेज और भयानक तरीके से भौंक रहे थे। मगर मैं इस बार अपने बिस्तर से उठने वाला नहीं था। मैंने कंबल को अपने सिर तक ढका और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन भौंकने की आवाजें और तेज होने लगी और उनके बीच मुझे कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई देने लगी, चिचियाने और खुखियाने की आवाजें। तभी एक औरत की तीखी सी चीख उस जंगल में गूंज उठी। वो बेहद ही डरावनी और भयानक गूंज थी। उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत बिस्तर से बाहर कूदा और खिड़की की तरफ लपका। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत जमीन पर गिरी हुई दर्द से छटपटा रही थी और 3-4 बड़े बड़े बंदर उसकी छाती पर चढ़े बैठे थे। वो बंदर उस औरत के शरीर को दांतों से और अपने पंजों से नोच रहे थे। कुत्ते भौंकते हुए चीखते हुए उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरे छोटे बंदर उन कुत्तों को पीछे से नोच खचोट कर परेशान कर रहे थे। और एक बार फिर से उस औरत की एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख निकली और पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने तुरंत खिड़की छोड़कर कमरे से एक कुल्हाड़ी उठाई और उस औरत की मदद करने के लिए दौड़कर घर से बाहर भागा। मगर घर से बाहर आकर मैंने देखा वहां ना बंदर था, ना कुत्ते, ना ही कोई औरत। मैं अपने पैजामे में हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े उस पहाड़ी पर खड़ा ठगा ठगा सा महसूस कर रहा था। अगली सुबह कर्नल फ्रैंक शॉ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुझसे मिले और मुझसे बोले, तो यंग मैन, अब भी तुम्हें वो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा, मुझे बंदर भी दिखाई दिए। कर्नल साहब बोले, अरे हाँ, फिर से वो बंदर इधर की तरफ आ गए हैं।
लेकिन वो कोई भूत वूत नहीं है, असली के बंदर हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक तो नहीं जब तक कोई उन्हें तंग ना करे। मैंने कहा, अच्छी बात है, मगर कल रात मुझे बंदर और कुत्ते दोनों साथ में दिखाई दिए। कर्नल साहब हैरानी से बोले, अच्छा, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। अब कर्नल साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे और वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा, रुकिए कर्नल साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि मिसेस हार्वर्ड की मौत कैसे हुई थी। कर्नल साहब बोले, अच्छा, नहीं बताया क्या? मैं भूल गया हूँगा, बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए अब मुझे याद नहीं रहता। लेकिन मिसेस हार्वर्ड बेचारी, वो मुझे अच्छे से याद है। बंदरों ने ही उनकी जान ली थी। बंदरों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनकी लाश को पहचानना भी मुश्किल था। बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। उन्हें बंदर को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो इंसानों के जैसे होते हैं ना। इतना कहकर कर्नल फ्रैंक शॉ वहां से चले गए और मैं बस उन्हें जाता हुआ देखता रहा। सच कहा उन्होंने, बंदर इंसानों के जैसे होते हैं, अपने परिवार से प्यार करने वाले, अपने बच्चों से लाड़ करने वाले, और जब परिवार को कोई नुकसान पहुंचा दे तो इंसानों की ही तरह इंतकाम लेने वाले। वो एक काली भयानक तूफानी रात थी। हल्की बारिश के साथ आंधी चल रही थी और उस आंधी में चारों तरफ एक डरावनी आवाज उत्पन्न हो रही थी। मैं उस डरावनी काली रात में एकदम अकेला था, शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम अकेला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया में एकदम अकेला रह गया हूं। वादी में चारों तरफ एक सफेद ठंडा कोहरा फैला हुआ था जो सामने पहाड़ी से आ रहा था। मैं उस जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। वो घना जंगल किसी भूल भुलैया के समान था। उस जंगल में सही रास्ता ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। मगर अपने दिमाग को टटोलने के बाद मुझे एक रास्ता धुंधला धुंधला सा याद आया। पुराने चपटे पत्थरों का बना हुआ और देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ एक रास्ता जो उस जंगल से बाहर की ओर निकलता था। मैंने वो रास्ता ढूंढा और किस्मत से मुझे वो रास्ता मिल गया। वो रास्ता काफी पुराना था और कम ही लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उस रास्ते में चलते चलते मुझे कुछ दूर एक हल्की मध्यम रोशनी दिखाई देने लगी। मैं उसके करीब पहुंचा तो सफेद धुएं के बीच से मुझे एक घर दिखाई दिया। पुराने जमाने का बेहद ही खूबसूरत घर। आजकल उस तरह के घर देखने को नहीं मिलते। चूने पत्थर का बना हुआ, कला का एक बेहद ही खूबसूरत नमूना। वो घर उस हिल स्टेशन के बाहरी इलाके के जंगल में स्थित था। उस घर में कोई बिजली नहीं थी। घर के बाहर बिजली का एक खंभा था, मगर उसमें लटकती हुई टूटी बिजली के तार को देखकर लग रहा था जैसे उस घर की बिजली काफी पहले ही काटी जा चुकी थी। मगर उस काली अंधेरी डरावनी बरसाती रात में वो घर मेरे लिए खतरों से भरे हुए उस जंगल से ज्यादा सुरक्षित और अच्छा था, और रात बिताने के लिए मुझे इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। वैसे मेरे पास कोई टॉर्च तो नहीं था, मगर आसमान में छटे हुए बादलों के बीच में से झांकते हुए चांद की रोशनी उस घर के अंदर तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। और बाहर जंगल में हवा में लहराते ऊंचे ऊंचे पेड़ किसी विशाल काय दैत्यों के समान दिखाई दे रहे थे। मैं तुरंत घर के मुख्य द्वार पर गया और उसे धकेल कर खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो खुला नहीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो दरवाजा अंदर से बंद हो। तो मैं उस घर के पीछे गया। वहां मुझे एक आधी टूटी हुई खिड़की दिखी। मैंने उस खिड़की के टूटे हुए हिस्से से अपना हाथ अंदर डाला और उस खिड़की की कुंडी को खोलने की कोशिश की, मगर वो कुंडी शायद जाम हो चुकी थी। सालों साल की मॉनसून ने उसे जंग से भर दिया था। पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाया और खिड़की को खोलकर ही दम लिया और उससे अंदर घुस गया। मैं अब उस घर के अंदर था। जिस कमरे में मैं था वो एक बड़ा सा कमरा था। खुली हुई खिड़की से उस कमरे में ठंडी हवा आ रही थी, जिससे कमरे के फर्श पर गिरे हुए कागज इधर उधर फैल रहे थे और मेज में रखा हुआ हल्का फुल्का सामान भी गिरने लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले उस खिड़की को बंद किया, मगर खिड़की के टूटे हुए हिस्से से अभी भी ठंडी हवा और सफेद धुआं अंदर आ रहा था।
अब कमरे में अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने बैग से माचिस निकाली और 3 माचिस की तीलियां खराब करने के बाद मैं चौथी तीली जलाने में सफल हुआ। माचिस की रोशनी में मैंने देखा वो एक बड़ा सा कमरा था जिसमें लकड़ी का ढेर सारा फर्नीचर रखा हुआ था। एक कैंडल स्टैंड के साथ कुछ बड़े वास वहां टेबल पर रखे हुए थे, मगर एक कमाल की बात थी कि वहां एक भी मकड़ी का जाला नहीं लगा हुआ था। बाहर से देखने पर तो वो घर ऐसा लगता था मानो जैसे उसे कई सालों से नजरअंदाज किया गया हो और बरसों से उसके अंदर कोई ना आया हो, मगर अंदर से उसकी हालत अभी भी ठीक ठाक थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, मेरी उंगली में फंसी माचिस की तीली बुझ गई। अब उस अंधेरे में मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो देवदार के वृक्षों की लकड़ी का बना हुआ वो फर्श चरमराने लगा। अब मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और तीली जलाकर टेबल में रखे कैंडल स्टैंड की मोमबत्ती को जलाया। जलती मोमबत्ती की रोशनी में मैंने अपने सामने एक और वीरान सुनसान बड़ा सा कमरा देखा। मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों आज तक किसी ने उस घर के अंदर आने की कोशिश नहीं की, पर मुझे खुशी थी कि मैंने उस घर में घुसने की हिम्मत दिखाई है। अब मैंने हाथ में पकड़े उस कैंडल स्टैंड को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में कमरे का अच्छे से मुआयना करने लगा। उस कमरे की दीवारों में बड़ी बड़ी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। उस कमरे के एक बंद दरवाजे को मैंने खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा खुला नहीं। वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। मैंने दरवाजे में दस्तक दी, मगर दूसरी तरफ से कौन ही होता जो उस दरवाजे को खोलता। वहां तो कोई था ही नहीं। मगर फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो जैसे उस घर में लोग हैं जो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं। ये एक अनजाना भय था जो मेरे जहन में बार बार मुझे डरा रहा था। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि कमरे के किसी अंधेरे कोने से, बिस्तर के नीचे से, चिमनी में से कोई नजर मुझे घूर रही है। अब मैं हाथ में कैंडल स्टैंड लिए एक दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे को पार किया तो मैं एक रूम में पहुंचा। वो एक बेडरूम था। मैंने देखा वहां एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था और उसमें से एक आदमी मुझे घूर रहा था। वो मेरा ही प्रतिबिंब था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और हो। उस घर में मैं एक घुसपैठिया था, तो मेरे अलावा उस आईने में और कौन हो सकता है? ये सोचकर मैं कमरे में बाकी चीजों को देखने लगा, मगर जैसे ही मैंने उस आईने से अपनी नजर हटाई तो तभी मुझे अपनी आंखों के कोने से उस आईने में अपने प्रतिबिंब के पीछे कोई और भी दिखा। एक काली परछाई जिसकी आंखें आग के समान चमक रही थी। मैंने चौंक कर वापस आईने की तरफ देखा तो पाया उसमें मेरे प्रतिबिंब के अलावा कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं था। उस एक सेकंड के दृश्य से डर के मारे मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मेरे भीगे हुए कपड़ों से टपकता हुआ पानी अब मेरे पैरों के नीचे था और लकड़ी के फर्श पर जमा हो रहा था। अब मैंने उस बेडरूम में पड़े एक बेड के कोने में बैठकर अपने गीले कपड़े और मोजे उतारे। कपड़ों को निचोड़कर मैंने कुर्सी के पीछे टांग दिया। अब मैं बिना कपड़ों के उस कमरे में खड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसे कमरे में बिना कपड़ों के खड़ा हूं जहां किसी कोने से कई सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। मुझे ठंड लगने लगी तो मैं तुरंत उस बिस्तर में घुस गया जो लेवेंडर और यूकलिप्टस की खुशबू से महक रहा था। उस बिस्तर में कोई तकिया नहीं था, पर मैंने तकिया ढूंढने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उस बरसाती रात में उस जंगल के सफर से मैं बहुत थक गया था। मैंने मोमबत्ती बुझाई और चादर ओढ़कर सो गया। अभी मुझे आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे कुछ लोगों की फुसफुसाहट और बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें मुझे अपने चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे बेड के चारों तरफ लोग खड़े हैं और मुझे देखकर आपस में बात कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चिमनी के अंदर बैठा खांस रहा हो, कभी ऐसा लगता जैसे बगल वाले कमरे में कोई उन पुराने फर्नीचर्स को इधर से उधर सरका रहा हो, और कभी तो मुझे कुछ शब्द सुनाई देते जैसे कोई कह रहा हो, ये आदमी मेरा है। दूसरा कहता, नहीं मेरा है। कोई कहता, ये तो हमारा डिनर है। तो कोई कहता, नहीं ये राहगीर है जो रास्ता भटक गया है। कभी कोई कहता, क्या लगता है इसके पास पैसे होंगे? तभी किसी ने कहा,
जब भी किसी को मारना हो तो सबसे पहले उसकी टांगों को रस्सियों से बांध दो। तभी एक ने कहा, सुनो, ऐसा करो, इसके हाथ पैरों को पलंग से बांध दो और गर्म खौलता पानी इसके ऊपर डाल के इसे मार डालो। ये आवाजें बेहद डरावनी थी, मगर मैंने उठने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चुपचाप बेड के सिरहाने में रखी माचिस उठाई और झट से एक तीली निकाल के जलाई। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, वो भयानक आवाजें बंद हो गई। मैंने खड़े होकर कैंडल जलाई और खुद को उस आईने के सामने पाया। मैंने आईने में देखा, उस आईने में मेरे प्रतिबिंब के अलावा मुझे कोई और भी दिखाई दिया। उस आईने में मेरे पीछे एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में एक तकिया था, जिसे मैं सोने के लिए ढूंढ रहा था। वो लड़की उस आईने में एकदम मेरे पीछे खड़ी थी। तब मुझे याद आया कि ये तो उन दो बहनों में से एक लड़की है जिनकी कहानी मैंने लोगों से सुनी थी। उस कहानी के अनुसार वो दो बहनें राहगीरों को अपने घर लेकर आती और फिर तकिए से उनका दम घोंटकर उनका कत्ल कर देती। उनमें से एक लड़की तकिया लिए एकदम मेरे पीछे खड़ी थी, जिसका प्रतिबिंब मैं आईने में देख सकता था। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। मैंने वापस पलटकर आईने में देखा और इस बार आईने में भी कोई नहीं था। मैं डर कर भागा और वापस उस बिस्तर पर लेट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी अभी मैंने देखा वो सच था या वहम, या मैं कोई सपना देख रहा था, पता नहीं। मगर तभी मैंने देखा, वो लड़की एकदम मेरे पलंग के पीछे खड़ी थी। वो एकदम से मेरे ऊपर झुकी। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था, इतना करीब कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मुझे लोग चलते दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक मैं भी था। धीरे धीरे वो इतना करीब आ गई कि हम एक दूसरे को स्पर्श होने लगे थे। उसका स्पर्श ठंडा था और अब मेरा दम घुटने लगा था। मैंने पूरी ताकत से उस लड़की को अपने ऊपर से हटाने के लिए पूरा जोर लगाया और एक झटके में मैंने देखा वहां कोई नहीं था, बस एक तकिया था जो मेरे चेहरे के ऊपर रखा हुआ था और उसी की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उस तकिए को हटाया और चादर को भी दूर फेंका और तुरंत वहां से निकलने की सोची। बाहर की आंधी को तो मैं झेल सकता था, मगर इस घर के अंदर के अदृश्य डरावने लोगों को नहीं, जो मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने अपने कपड़े पहन लिए। मोमबत्ती भी लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी और कभी भी बुझ सकती थी, इसलिए मैंने फटाफट अपना बैग अपने कंधे में टांगा और उस घर से भागने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोग और ही दुनिया के थे और मेरा वहां कोई काम नहीं था। मैं उस अंधेरी दुनिया के लिए नहीं था, बल्कि बाहर के उजाले के लिए था। मैंने कैंडल स्टैंड हाथ में लिया और एक बार फिर आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और उस लड़की को देखने की कोशिश की, मगर उस आईने में मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी दम तोड़ती उस मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाते हुए झट से बुझ गई। उस मोमबत्ती का बुझना मुझे खतरे की घंटी के समान लगा। अब कमरे में अंधेरा हो गया, एकदम गहरा घुप अंधेरा। इससे पहले मैं कुछ और सोच पाता कि तभी कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया और फिर से दस्तक हुई। मैंने फिर पूछा, कौन है वहां? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने गुस्से में फिर पूछा, कौन है वहां? तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक पतली मुरझाई हुई आवाज आई, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक गया और उस दरवाजे को खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने कोई खड़ा था। वो कोई सुनहरे बालों वाली लड़की नहीं थी, बल्कि सफेद बालों वाली एक भयानक बूढ़ी औरत थी, जिसकी एक बड़ी सी नाक थी, मगर कोई आंख नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसे देखकर मैं डर से थर थर कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस खुले हुए मुख्य द्वार से बाहर की तरफ भागा और बस भागता रहा। मैंने पीछे पलटकर देखने में भी समय नहीं गवाया, बस जान बचाते हुए भागता रहा। बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी, तूफान मेरे कदम डगमगा रहा था, मगर वो बारिश, वो तूफान मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। देवदारों के वृक्षों से टकरा के गिर रहे पानी की बूंदों के साथ कीड़े भी गिर रहे थे, जो मेरे कपड़ों के अंदर घुसकर मुझे काट रहे थे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था।
मुझे बस कैसे भी करके उस घर से दूर और उस जंगल से बाहर निकलना था। सो मैं भागता रहा। घंटों तक भागने के बाद हल्का उजाला होने लगा और मुझे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे गया। मैं तुरंत उस रास्ते से होकर जंगल से बाहर निकल आया। सूरज की पहली किरण मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी गर्माहट ने मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाया। पक्षियों की चहचहाहट मेरे कानों में किसी मधुर संगीत की तरह प्रतीत हो रही थी। मैंने पलटकर एक बार फिर से उस जंगल की तरफ देखा। बाहर से देखने पर वो हरा भरा खूबसूरत जंगल लग रहा था, मगर उस जंगल के भीतर कितने गहरे राज दफन हैं ये कोई नहीं जानता। मैं दोबारा उस जंगल में जाना नहीं चाहूंगा और सच कहूं तो उस घर के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। रात का वक्त, बाहर घना जंगल और जंगल में मौत सा सन्नाटा। टेम्बू नाम का छोटा लड़का अपने गरीब झोपड़े में अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और तभी उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है कि क्या उसके पिता अपनी रात की ड्यूटी के लिए जाने को तैयार हैं। वो रात कुछ ज्यादा ही काली थी। आसमान में चांद जो नहीं था। पहाड़ के ऊपर फैले जंगल में सिर्फ मौत सी खामोशी फैली हुई थी, जो कभी कभी झिंगुरों की आवाज से गूंज उठती। कभी कभी हवा के झोंके के साथ कठफोड़वे की ठक ठक सुनाई पड़ती, जो दूर किसी पेड़ के तने को अपनी चोंच से ठोक रहा होता। कभी कभी जंगली सूअर की गुर्राहट सुनाई पड़ती तो कभी कभी ऐसी आवाज आती जैसे वो सूअर अपने किसी पसंदीदा पेड़ की जड़ को अपने नुकीले दांतों से खोद रहा हो। पर जब ये आवाजें बंद हो जाती तो वही मौत सा सन्नाटा पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लेता। टेम्बू का पिता बलदेव, जो कि एक रात का चौकीदार था, झोपड़े में बैठे बैठे उसने अपने शरीर को कफन की भांति एक शॉल से लपेटा हुआ था। आधी रात का वक्त था और ठंड भी थी। उसने वो शॉल को अपने शरीर से अलग किया और एक अंगड़ाई ली। वो अपनी रात की ड्यूटी देने के लिए जाने को तैयार था। वो रेलवे स्टेशन में नाइट गार्ड का काम करता था। वो स्टेशन सिर्फ नाम मात्र का एक झोपड़े सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन था। बलदेव अपने बेटे टेम्बू के साथ उसी झोपड़े में रहता था। घने जंगल से घिरा हुआ उस रेलवे स्टेशन में गाड़ियां सिर्फ कुछ पल के लिए ही रुकती थी। उसके बाद वो एक चट्टान के बीच के कटाव से गुजरकर एक तीव्र मोड़ से होकर एक सुरंग में घुसती थी। ज्यादातर रेलगाड़ियां उस सुरंग से पहले तीव्र मोड़ में धीमी हो जाती और बलदेव का काम था उन रेलगाड़ियों को सिग्नल देना और ये बताना कि आगे सुरंग में कोई रुकावट नहीं है और रास्ता साफ है। उस सुरंग के बाहर एक खंबे में एक लैंप था जो सिग्नल का काम करता था और बलदेव का काम था कि वो लैंप हमेशा जला हुआ रहे और रेलगाड़ियां वहां से गुजर सके। वो लैंप बिजली से नहीं, तेल से जलता था, जिसे अक्सर बलदेव माचिस से जलाकर रोशन करता था। टेम्बू, जो कि झोपड़े में कंबल के अंदर दुबक के लेटा हुआ था, अपने पिता को जाता हुआ देखकर बोला, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? बलदेव बोला, नहीं लल्ला, बाहर बड़ी ठंड है, तू यहीं रहना, बाहर मत निकलना। टेम्बू, जो सिर्फ 12 साल का था, वो हमेशा अपने पिता के साथ स्टेशन में नहीं सोता था। कभी कभी उसे अपने घर पर अपनी माँ और छोटी बहन का हाथ भी बटाना पड़ता था। उसकी माँ और बहन एक आदिवासी गांव में रहते थे, जो कि जंगल के छोर पे था और स्टेशन से करीब 3 मील दूर था। वो लोग चावल की खेती से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बलदेव खुद को खुशकिस्मत मानता था कि उसको एक छोटे से स्टेशन में खलासी का काम मिल गया था। ऊँघते हुए, जम्हाई लेते हुए बलदेव खड़ा उठा और पास ही रखा एक बुझा हुआ लालटेन हाथ में लिया और फिर वो इधर उधर माचिस की डिबिया ढूंढने लगा ताकि लालटेन जला सके। उसे पास ही रखी हुई माचिस की डिबिया मिल गई। बलदेव ने लालटेन जलाया और फिर झोपड़े से बाहर निकल गया और झोपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। बलदेव के जाने के बाद टेम्बू वापस बिस्तर में घुसकर सो गया। बाहर काफी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। हाथ में जलता लालटेन थामे बलदेव रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर गिरता पड़ता चलता हुआ उस सिग्नल लैंप को देखने जाने लगा कि वो चल रहा है या नहीं, जो सिग्नल लैंप एक सुरंग के मुहाने के पास लगा हुआ था।
वो गिरता पड़ता लड़खड़ाता किसी तरह उस सिग्नल तक पहुंचा। अब इस जगह पर एक अलग ही तरह का डर है जो माहौल में पसरा हुआ है। एक तरफ तो फैली हुई पहाड़ियां हैं और सामने एक मोड़ जिसे पार करने के बाद ऐसा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पहाड़ हैं, जहां से कोई भी जंगली जानवर आसानी से हमला कर सकता है। और फिर बलदेव ने तो सुरंग के शेर की कहानियां सुन रखी थी, जो एक नरभक्षी बाघ था जो सुरंग के आसपास अक्सर आया जाया करता था, इसीलिए उसका नाम दी टनल टाइगर पड़ा था। और बलदेव को यह डर था कि उसका सामना कभी भी उस नरभक्षी बाघ या दूसरे किसी जंगली जानवर से हो सकता है। बलदेव को अभी उस खलासी की नौकरी में सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और इस बीच उसने उस नरभक्षी बाघ या दूसरे किसी जंगली जानवर को उस इलाके में नहीं देखा था। पर वहां पर तेंदुए जरूर आते थे और अभी कुछ समय पहले ही गांव के लोगों ने भालों और कुल्हाड़ी की मदद से एक तेंदुए को मारा था। और कभी कभी दूर की पहाड़ियों से बलदेव को किसी तेंदुए के गुर्राने की आवाजें सुनाई भी देती थी, मगर उसने कभी किसी तेंदुए को अपने झोपड़े या उस सुरंग के नजदीक नहीं देखा था। बलदेव पूरी हिम्मत के साथ रात के उस अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ रहा था। बलदेव खुद भी गांव और उस जंगल के बीच ही पला बड़ा हुआ था। उसे रात में उन जंगलों में घूमने की आदत थी, इसलिए उस घने जंगल के बीच उस सुनसान रास्ते में चलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो उन जंगलों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। अपने पूर्वजों की तरह बलदेव भी अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता था अपनी आत्मरक्षा के लिए, और फिर जंगली जानवरों के लिए कोई तो हथियार साथ में होना जरूरी था। देखने में तो ये कुल्हाड़ी एकदम मामूली थी, मगर बड़ी घातक थी। ये कुल्हाड़ी इतनी पैनी थी कि 3-4 वार में ही एक पूरे पेड़ को काट गिराने के लिए काफी थी। ये कुल्हाड़ी ऐसे कटाई करती थी मानो जैसे किसी तेज धार आरी से काफी देर तक किसी पेड़ को काटा गया हो। और बलदेव ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये कुल्हाड़ी मुसीबत के वक्त उसके काम जरूर आएगी, जो किसी भी जंगली या खतरनाक जानवर का सफाया एक झटके में कर देगी। एक बार बलदेव ने इसी कुल्हाड़ी से एक जंगली सुअर को मार गिराया था, जिसे बलदेव और उसके परिवार ने 3 दिनों तक खाया था। इस कुल्हाड़ी के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से मजबूत स्टील का बना हुआ था। यह कुल्हाड़ी बलदेव के पिता ने कोयले की आग में तपाकर बनाई थी। यह कुल्हाड़ी बलदेव की आत्मरक्षा के लिए थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। ये उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो जहां भी जाता इस कुल्हाड़ी को अपने साथ ही लेकर जाता था, चाहे कहीं भी जाना हो। 7 मील दूर हाट बाजार में या आदिवासी गांव के किसी भी कार्यक्रम में वो इस कुल्हाड़ी को लेकर ही जाता। एक बार एक आदमी जो किसी दफ्तर में काम करता था, उसने अच्छे पैसे देकर उस कुल्हाड़ी को खरीदना चाहा, मगर बलदेव ने वो कुल्हाड़ी बेचने से साफ इनकार कर दिया। अब बलदेव उस सुरंग के करीब पहुंचा। यहां पर एक दिलचस्प बात थी। उस सुरंग के मोड़ काफी घुमावदार और तीखे थे और अंधेरा इस सुरंग को पूरी तरह से घेरे हुए था। बलदेव ने देखा कि सिग्नल देने वाला लैंप बुझा हुआ है। अब बलदेव को जल्द से जल्द उस लैंप को जलाना था, और अगर उस लैंप में तेल कम हुआ तो बलदेव को वापस घर जाकर तेल लाना होगा और उस लैंप में डालकर उसे जलाना होगा। मगर रेलगाड़ी को आने में अभी सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। अब बलदेव ने झट से अपनी जेबें टटोलनी शुरू की। वो माचिस ढूंढ रहा था ताकि उस सिग्नल लैंप को जल्द से जल्द जला सके, मगर तभी उसे एक डरा देने वाली हिरन की चीख सुनाई दी, मानो जैसे कोई भारी भरकम चीज उस हिरन के ऊपर कूदी हो। ये आवाज बलदेव के पीछे वाली झाड़ियों में से आ रही थी। यकीनन उस हिरन पर किसी बड़े जानवर ने हमला कर उसे मार डाला था। बलदेव के पास डरने का भी वक्त नहीं था। रेलगाड़ी कभी भी आ सकती थी, इसलिए उसने फटाफट सिग्नल लैंप को देखा। हाँ, उसमें अभी भी तेल बचा हुआ था। बलदेव ने बिना समय गवाए जेब से माचिस की डिबिया निकाली और उस सिग्नल लैंप को जला दिया। अब उसने अपना लालटेन उठाया और सुरंग के मुहाने की तरफ दौड़ने लगा। जलते लैंप की रोशनी में दौड़ते बलदेव की परछाई सुरंग की दीवारों में नाचती सी प्रतीत हो रही थी। उस सुरंग की दीवारें रेलगाड़ी के धुएं की कालिक से काली पड़ चुकी थी।
बलदेव ने दौड़ लगाकर पूरी सुरंग का अच्छे से मुआयना किया कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं। हाँ, वो सुरंग रेलगाड़ी के गुजरने के लिए एकदम सुरक्षित थी। उसकी पटरियों में कोई रुकावट नहीं थी। बलदेव सुरंग के मुहाने से बाहर निकला और पास ही एक कोने में बैठ गया और रेलगाड़ी का इंतजार करने लगा, मगर रेलगाड़ी नहीं आई। शायद आज वो थोड़ा देरी से चली थी। बलदेव ने सोचा ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, तो वो बैठे बैठे ऊँघने लगा और गर्म शॉल के अंदर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर बलदेव के झोपड़े में टेम्बू अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि तभी जमीन में कंपन होने लगी। ऐसा तब होता था जब भी ट्रेन वहां से गुजरती थी। उस कंपन और ट्रेन की गड़गड़ाहट से सोए हुए टेम्बू की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गया और आंख मूंदते हुए बुदबुदाया, बाबा ट्रेन आ रही है, लैंप जलाकर ट्रेन को सिग्नल दे दीजिए। मगर जब टेम्बू ने अपनी पूरी आंखें खोली तो देखा कि उसके पिता कब का जा चुके हैं। अब टेम्बू को नींद नहीं आ रही थी और वो बैठा बैठा अपने पिता का इंतजार करने लगा। उधर सुरंग के मुहाने के पास बलदेव अपने गर्म शॉल के अंदर दुबका बैठा सोया हुआ था कि तभी एक गुर्राहट को सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो जानता था कि वो गुर्राहट एक बाघ की गुर्राहट थी। वो तुरंत खड़ा उठा। उसके पास भागने का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ी के एक कटाव के बीच की पटरियों के पास था, जहां से भागना नामुमकिन था। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाल के मजबूती से अपने हाथ में थामी और कुल्हाड़ी उस तरफ मोड़ी जिस तरफ से वो गुर्राने की आवाज आ रही थी। बलदेव कुछ पल डट कर खड़ा रहा और जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और फिर कुछ पत्थरों के लुढ़कने की आवाज के साथ एक भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। ये सब एक बाघ के आने का संकेत है। और वो बाघ एक ही छलांग में उस सुरंग के मोड़ पे पहुंच चुका था। अब बलदेव की परेशानी बढ़ चुकी थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि बाघ सुरंग से आ रहा है या पीछे से, या फिर वो उसकी झोपड़ी की तरफ जा रहा है जहां पर उसका बेटा टेम्बू अकेला सोया हुआ है। मगर उसकी ये परेशानी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि उसको कुछ दिखाई दिया। उसे वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आती दिखाई दे रही थी। बलदेव ने लालटेन उठाकर उसकी तरफ किया और उसकी रोशनी में देखा, और जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक वयस्क बाघ उसकी तरफ आ रहा था। बलदेव के पास भागने की ना जगह थी, ना ही भागने का कोई फायदा, क्योंकि बाघ मनुष्य से बहुत फुर्तीले और तेज होते हैं। बलदेव भागा तो बाघ उसे तुरंत ही दबोच लेगा, इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं था। बाघ बलदेव के नजदीक आता जा रहा था। उसकी आंखें सिग्नल लैंप की रोशनी में चमक रही थी। बलदेव हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े पैर जमा कर खड़ा रहा। बाघ अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बाघों को यह नहीं पसंद कि कोई उनके रास्ते में उनका रास्ता रोक के खड़ा रहे। बाघ अब लंबे लंबे कदम भरता हुआ बलदेव की तरफ दौड़ने लगा। बलदेव भी कुल्हाड़ी थामे बाघ के हमले के लिए तैयार हो चुका था। बाघ ने एक ऊंची छलांग लगाई और पंजा निकालकर बलदेव के ऊपर कूदा, मगर बलदेव भी अपनी पैनी कुल्हाड़ी के साथ पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस बाघ पर एक जोरदार प्रहार किया और उछलकर दूसरी तरफ कूदा। बलदेव की कुल्हाड़ी का वार बाघ के कंधे पर लगा। अब बाघ एक जोरदार दहाड़ के साथ बलदेव की तरफ मुड़ा और उस पर अगला हमला करने को तैयार हो गया। बलदेव भी तैयार था। बाघ बलदेव के ऊपर कूदा। बलदेव ने कुल्हाड़ी घुमाई और बाघ के सिर पर वार किया, मगर बाघ चालाकी से नीचे झुक गया और वो कुल्हाड़ी फिर से उसके कंधे में जा लगी। मगर कुल्हाड़ी के इस वार ने बलदेव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी बाघ के कंधे की हड्डी में अटक कर फंस गई। अब बलदेव एकदम निहत्था हो चुका था और बाघ दर्द से और ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल हो गया था। उसने बलदेव पर एक और जोरदार वार किया और बलदेव को चीर दिया। उस वार के साथ बलदेव जमीन में गिर गया। बाघ कभी उसके कंधे में दांत गड़ाता तो कभी अपने पंजों से उसकी छाती नोचता।
बलदेव अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, मगर बाघ ने अपने नुकीले पंजे से एक जोरदार वार बलदेव की पीठ पर किया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसी के साथ बलदेव की आंखें बंद हो गई और सांसें थम गई। बलदेव मर गया। वो बाघ लड़खड़ाता हुआ वहीं पटरी पर ही बैठ गया और अपने घावों को चाटने लगा। वो अपने घावों को चाटने में इतना खो गया था कि उसे आती हुई ट्रेन की गड़गड़ाहट और उसकी सीटी सुनाई नहीं पड़ी। ट्रेन पटरी के ऊपर दौड़ती हुई सुरंग के नजदीक आ रही थी और सुरंग के पास पटरी के ऊपर शेर बैठा अपने घावों को चाट रहा था। उस अंधेरे काले जंगल में ट्रेन के इंजन से निकल रही चिंगारी दिवाली के पटाखों की तरह प्रतीत हो रही थी। सुरंग के मुहाने के करीब पहुंचते ही ट्रेन ने एक बार फिर से सीटी बजाई और बाघ ने देखा कि ट्रेन उसके एकदम करीब आ चुकी थी। बाघ के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सुरंग के मुहाने में पहाड़ के कटाव के बीच की पटरी के ऊपर था। उसके लिए कूदकर दूसरी तरफ जाना लगभग असंभव था। इसलिए वो बाघ अब लड़खड़ाता हुआ पटरी के ऊपर ही दौड़ने लगा और सुरंग की तरफ जाने लगा। ट्रेन उसके पीछे थी और वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ता हुआ सुरंग के अंदर घुस गया और ट्रेन भी उसके पीछे पीछे सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग के अंदर ट्रेन की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और फिर सुरंग के दूसरे छोर से ट्रेन बाहर निकल आई और वहां से चली गई। अब उस सुरंग और पूरे जंगल में वही खामोशी और मौत सा सन्नाटा छाने लगा। उस ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को अगले स्टेशन में धीरे से रोका ताकि उसके गर्म इंजन में पानी डालकर उसे ठंडा कर सके और इसी बहाने उसे अपनी कमर सीधी करने का भी मौका मिल गया। ट्रेन का ड्राइवर जब इंजन के सामने आया तो जो उसने देखा वो देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इंजन के सामने खून लगा हुआ था और उसके साथ ही एक बाघ का आधा कटा हुआ शरीर उस इंजन में फंसा हुआ था। हाँ, वो बाघ उस सुरंग को पार नहीं कर पाया था और ट्रेन के जोरदार टक्कर से उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। उस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग भीड़ लगाकर शेर के कटे हुए शरीर को देखने के लिए जमा हो गए। बहुत शोर शराबा मच गया, मगर पीछे उस सुरंग के मुहाने के पास रोना और चिल्लाना हो रहा था। टेम्बू अपने पिता की लाश के पास बैठा रो रहा था। उसे उस अंधेरे का भी डर नहीं था। वो बस अपने पिता की लाश के पास बैठा रहा, क्योंकि उसे अपने पिता की लाश को लकड़बग्घों और गीदड़ों से बचाना था। थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ और उसकी पहली किरण के साथ एक दूसरा चौकीदार उस स्टेशन में आया और जब वो चौकीदार सिग्नल लैंप को देखने के लिए सुरंग के मुहाने के पास आया तो उसने एक छोटे बच्चे को अपने पिता की लाश के पास बैठा हुआ पाया। टेम्बू, उसकी बहन और उसकी माँ पूरे 2 दिनों तक शोक में डूबे रहे, मगर जिंदगी की गाड़ी किसी मुसाफिर के चले जाने से रुकती नहीं है। इसलिए उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी को तो जिम्मेदारी उठानी थी, तो वो जिम्मेदारी टेम्बू ने उठाई। 3 दिन के बाद टेम्बू उस रेलवे स्टेशन में अपने पिता की जगह में रात की चौकीदारी करने लगा। अब उसका काम था ये देखना कि उस सुरंग के अंदर कोई रुकावट ना हो और सिग्नल लैंप हमेशा जलता रहे। ऐसे ही एक रात टेम्बू सुरंग के पास उस सिग्नल लैंप को जला रहा था कि तभी टेम्बू को सुरंग के मुहाने में एक बाघ दिखाई दिया जो टेम्बू की तरफ ही देख रहा था। टेम्बू ने अपनी कमर से अपने पिता की कुल्हाड़ी निकाली और हाथ में पकड़कर गुस्से से उस बाघ की तरफ देखा और जोर से चीखा। वो बाघ कुछ पल टेम्बू को देखता रहा और फिर वो वहां से चला गया। टेम्बू की आंखों में अपने पिता की यादें थी और हाथ में उनकी आखिरी निशानी, वो कुल्हाड़ी जिसे उसने सारी जिंदगी अपने साथ रखा। 24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंखें मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था और मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था।
मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर मुझे गर्माहट देती एक रबर की गर्म पानी वाली बोतल थी। एकाएक ही मुझे कुछ याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल के पहन लिए। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी, गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक ओवरकोट पहनकर मैं घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रही थी और मैं उसमें चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका न्योता मुझे कल ही मिला था। वो न्योता कपाड़ियास का था। आज सुबह से शाम तक मैं उस किताब को पढ़ते पढ़ते उसमें इतना खो गया था कि मेरे दिमाग से कपाड़ियास की पार्टी में जाने वाली बात ही निकल गई। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़ियास के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ जा रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी। दिखने में तो काफ़ी सुंदर थी मगर वो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड लग रही थी। उसने बैंगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बेहद जच रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। मुझे अपने पास देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और मैंने उससे कहा, हे हाय, गुड इवनिंग, आज काफ़ी ठंड है। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़ियास की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में जा रही हैं। तो चलिए क्यों ना हम दोनों साथ चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों के बीच कपाड़ियास का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हे, हमने तो एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम बॉन्ड है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कौन, जेम्स बॉन्ड? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, रस्किन बॉन्ड। आपका नाम क्या है? लड़की हंसते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी, मेरा नाम जूली है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों में पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। हम दोनों कपाड़ियास के घर पहुंचे। वहां की रौनक देखने लायक थी, पर वहां कोई भी जूली को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि जूली मेरे साथ है तो मेरी दोस्त होगी। दोस्त, हाँ, हम भले ही अभी कुछ देर पहले ही मिले हों, मगर अब हम दोस्त थे। जूली उस पार्टी का भरपूर मजा ले रही थी, मगर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। वो बस वहां बज रहे म्यूजिक की धुन में झूम रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद खुश लग रही थी। वो कभी कभी संगीत की धुन में ताली बजाती, कभी चुटकी, कभी वो वहां नाच रहे ग्रुप्स में शामिल हो जाती और उनके साथ नाचती। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का गिलास पकड़े उसे बस नाचता देख रहा था। मुझे जूली अच्छी लगने लगी थी। घड़ी ने कब रात के 12 बजा दिए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने काफ़ी वाइन पी ली थी, इसलिए लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं अपने गर्म बिस्तर पर बस सो जाऊं। मैंने अपने मेज़बानों को क्रिसमस की बधाई दी और उनसे विदा लेकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो जूली ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, मैं भी चलती हूँ, चलो। हम दोनों कपाड़ियास के घर से निकल आए। रास्ते में मैंने जूली से पूछा, जूली, तुम रहते कहाँ हो? जूली बोली, वुल्सबर्न में, वो पहाड़ी दिख रही है बिल्कुल उसके ऊपर। हवाएं ठंडी हो चुकी थी। मैंने जूली की तरफ देखा
उसकी पोशाक उस ठंड को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैंने जूली से कहा, जूली तुम इस ड्रेस में बेहद सुंदर लग रही हो, मगर तुम्हें इसमें ठंड लग रही होगी तो तुम मेरा ओवरकोट ले लो। मैंने अपना गर्म ओवरकोट उतारा और जूली की तरफ बढ़ाया। जूली ने ओवरकोट लिया और बिना किसी झिझक के बड़ी ही सहजता से उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूर पहुंचकर जूली ने अचानक से कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटों पहले जूली मुझे मिली थी। मैंने जूली की तरफ देखा। जूली मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, बॉन्ड, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट ले लूँगी। मैंने जूली से कहा, जूली तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? जूली बोली, हाँ, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर पेड़ मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांदनी रात है, मैं आराम से घर चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ओह अच्छा ठीक है, काफ़ी ठंड है तो तुम ये ओवरकोट पहने रहना, मैं ये कल आके तुमसे ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस जूली ही घूम रही थी। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना ओवरकोट लेने के बहाने मैं उसके घर जाऊंगा और उससे मिलूंगा, और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरी आंखें खुली और मैं जूली से मिलने उसके घर वुल्सबर्न के लिए निकल पड़ा। मैं उस रास्ते से गया जहां से पिछली रात वो गई थी। उस रास्ते में चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ थी और वो रास्ता बेहद ख़राब था। पता नहीं जूली उस रास्ते से कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते में चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसके दूसरी तरफ मैंने एक पुराने से मकान को देखा। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसका लोहे का गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा वो एक बहुत पुराना खंडरनुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी, उसमें एक चिमनी थी और वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा कि शायद जूली ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से जूली के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ा दूरी पर एक मिशन हाउस नामक घर था। उसमें एक टेलर फैमिली रहती थी, तो मैं उनसे जूली के बारे में पूछने के लिए चल दिया। मैं वहाँ मिसेस टेलर नाम की एक लेडी से मिला और उनसे जूली के बारे में पूछा, मगर मिसेस टेलर ने मुझे बताया कि वो किसी जूली नाम की लड़की को नहीं जानती। वुल्सबर्न में कोई नहीं रहता। मिसेस टेलर आगे बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी मिस्टर, वहाँ कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 40 साल पहले वहाँ पर एक मैकिनेंस फैमिली रहती थी अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ कोई नहीं रहा। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी जूली ही था, मगर जो जूली तुमसे मिली वो कोई और होगी। उस घर में रहने वाली जूली को मरे हुए 40 साल हो चुके हैं। उसकी कब्र वो नीचे जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में है। मिसेस टेलर ने मुझे यही बताया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते चल दिया जहां मिसेस टेलर ने बताया था कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ा। मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था, ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ। उन वृक्षों के बीच से मुझे हिमालय पर पड़ी हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। उस कब्रिस्तान में काफ़ी पुरानी कब्रें थी। पुराने अंग्रेज़ अफसर और सैनिक, कुछ रईस व्यापारी और कुछ साहसी व्यक्तियों की कब्रें थी।
साथ ही वहाँ उनके बच्चे और पत्नियों की कब्रें भी थी। उन कब्रों के बीच मैं जूली की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था जिसमें लिखा था जूली मैकिनिन 1923 टू 1939, कुछ पल हमारे साथ और अब ऊपर वाले के साथ। वो कब्र सालों पुरानी थी, कई मौसम बदले मगर वो कब्र आज भी नहीं लग रही थी। उसमें उकेरा गया जूली का नाम ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम की मार उस कब्र पर नहीं पड़ी क्योंकि वो एक बहुत प्यारी और खुशमिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर वहीं उस कब्र के पास बैठकर बस उसे निहारता रहा और मुझे पिछली रात जूली के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और न जाने कब मेरी आंखें गीली हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला और जूली की कब्र से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र जूली की कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया कि उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा ओवरकोट बहुत अच्छे से तह करके रखा हुआ था। मैंने उस ओवरकोट को उठाया, तभी एक ठंडी हवा मेरे गालों को छू कर गई। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे जूली ने अपने हाथों से मेरे गालों को छूकर मुझे थैंक्स कहा हो। मैं जूली को कभी भुला नहीं पाया, वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है, एक नाचती झूमती खुशमिजाज लड़की की तरह। बात तब की है जब मैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था जो रोहाना के एक रेलवे स्टेशन में खड़ी थी। मुसाफिर उस ट्रेन में चढ़ उतर रहे थे मगर मेरे कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं ही था। लेकिन तभी एक लड़की उस कंपार्टमेंट में आई। दो जन उसे छोड़ने आए थे जो शायद उसके माता पिता थे। वो उस लड़की के लिए काफी चिंतित लग रहे थे। उनकी बेटी अकेले सफर करने वाली थी ना, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की को सारी जरूरी बातें बताई, जैसे खिड़की से हाथ बाहर ना निकालना, अपने सामान का ख्याल खुद रखना, अजनबी से बात ना करना, ना ही उसका दिया कुछ खाना। उसके बाद ट्रेन ने जाने के लिए सीटी बजाई और धीमे धीमे चलने लगी। उस लड़की के आते ही मैं उठकर बैठ गया क्योंकि मैं लेटा हुआ था। मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं अंधा हूं। हाँ, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधकार को देख सकती हैं, मगर इसके अलावा मैं कुछ और नहीं देख पाता। मैं नहीं जानता था कि ये लड़की कैसी दिखती है, पर जब वो उस ट्रेन के डिब्बे में चलकर आई तो उसके कदमों की आवाज से मैं इतना जान चुका था कि वो चप्पल पहने हुए है। जब उसने अपनी माँ को गुड बाय कहा तब उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। अब क्या वो दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत है, ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मुझे तो थोड़ा ज्यादा ही वक्त लगेगा। मैंने अपनी तरफ से उससे एक सवाल पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? मतलब देहरा का पूरा रास्ता तय करेंगी या बीच रास्ते में कहीं उतर जाएंगी? मैं शायद उस वक्त उस डिब्बे के किसी अंधेरे कोने में बैठा होऊंगा क्योंकि मेरी आवाज ने उसको डरा दिया था। तभी वो बोली, ओह माफ करना, मुझे पता नहीं चला यहाँ पर कोई बैठा है। थोड़ा डर गई मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ ऐसा अक्सर होता है। जिनकी आंखों की रोशनी तेज होती है उन्हें सामने पड़ी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है ना, इसलिए। अभी आप मुझे ही देख लो। जब आप इस डिब्बे में आई तब मैंने सिर्फ आपकी आवाज सुनी, मैं आपको देख नहीं पाया था। मैं लेटा हुआ था ना, इसलिए। मैं कोशिश कर रहा था कि वो ये ना समझ ले कि मैं अंधा हूं। एक तरह से मैं उसके साथ खेल खेल रहा था। अगर मैं इसी तरह अंधेरे कोने में बैठा रहूंगा तो ऐसा कर पाऊंगा। उस लड़की ने जवाब दिया, जी मैं सहारनपुर जा रही हूं, मेरी आंटी वहां मुझे लेने आएंगी। मैंने कहा, ओह फिर तो मुझे आपसे ज्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये जो आंटियां होती हैं ना, ये थोड़ा डरावना से क्रिएचर होती हैं। सॉरी, गंदा जोक था। उसने कहा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं पहले देहरादून जाऊंगा, उसके बाद मसूरी। उसने कहा कि आप कितने लकी हैं जो मसूरी जा रहे हैं। मुझे वहां की पहाड़ियां बड़ी पसंद है, खासकर अक्टूबर के महीने में। मैंने कहा, हाँ वो समय काफी अच्छा होता है, पहाड़ियां उस समय खूबसूरत लगती हैं, सूरज भी काफी अच्छा लगता है।
और उस ठंड में रात में आग के सामने बैठे हुए ब्रांडी पीने का मजा ही कुछ और है। अक्टूबर के महीने में बहुत लोग जाते हैं मसूरी। मेरी बात सुनकर वो चुप चुप सी हो गई। मुझे लगा कहीं मेरी बात उसको टच तो नहीं कर गई, मेरी बात उसके दिल को छू गई हो और वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ रही हो। लेकिन फिर मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उससे पूछ लिया कि ट्रेन की खिड़की के बाहर कैसा लग रहा है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। मैंने मन में सोचा कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं अंधा हूं। लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे सारे शक दूर कर दिए। वो बोली, आप खुद ही देख लो बाहर। तो मैंने गर्दन खिड़की की तरफ घुमाई और धीरे धीरे देखने की कोशिश करने लगा। मैं ऐसा नाटक करने की कोशिश कर रहा था जैसे मुझे बाहर का नजारा देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा था कि बाहर बिजली के खंबे खिड़की के पास से गुजर रहे हैं। खंबे लगे होते हैं ना पटरियों के किनारे, वही। मैंने उससे कहा, अच्छा मैडम, आपने कभी गौर किया है कि ये जो पेड़ गुजरते हैं हमारे सामने से, ऐसा लगता है कि हम तो बैठे हैं मगर ये पेड़ चल रहे हैं। उसने कहा, इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा ही होता है मिस्टर। इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरा टेस्ट ले रही हो। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि बाहर कोई जानवर दिखाई दे रहा है? मगर मैं भी चालाक हूं। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, नहीं, क्योंकि मैं ये तो जानता था कि देहरा के जंगलों में अब कोई जानवर बचे नहीं हैं, तो दिखेंगे कहां से। अब खिड़की से चेहरा हटा के मैं वापस उस लड़की की तरफ देखने लगा। काफी देर तक वो खामोश बैठी रही। मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है। कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा ली थी मैंने। वो भी ना जाने क्या सोच रही होगी। लड़कियां काफी जल्दी समझ जाती हैं कि लड़का चांस मार रहा है। कोई और लड़की होती तो शायद गुस्सा हो जाती, मुझे डांटती, मगर वो हंसने लगी और बोली, पहली बार किसी ने मेरी ऐसी तारीफ की है कि आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है। वैसे मैं थक गई थी लोगों से ये सुनकर कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, लेकिन मैडम, दिलचस्प चेहरा भी तो खूबसूरत हो सकता है। तो वो बोली, आप भी बहुत अच्छे हैं मिस्टर। मैंने कहा, थैंक यू। तो वो बोली, पर आप इतने सीरियस क्यों हैं? मैंने मन में सोचा कि मुझे थोड़ा मुस्कुराना चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे। फिर मैंने उससे कहा, वैसे तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। तो वो बोली, थैंक गॉड, ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। आपको पता है, मैं 2-3 घंटों से ज़्यादा नहीं बैठ पाती ट्रेन के अंदर। लेकिन मैं तो कितनी भी देर बैठ सकता हूँ, पर शर्त यह है कि आपकी आवाज़ सुनने को मिलती रहे। अब ये बात मैंने अपने मन में बोली थी। इतना हिम्मत वाला नहीं हूं कि उसके मुंह पे बोल दूं। वो ट्रेन सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर रुकी और वो लड़की जाने लगी। वो शायद घर जाने के बाद इस सफ़र को, इस मुलाकात को ज़रूर भूल जाए, मगर मेरे लिए ये मुलाकात, ये सफ़र एक याद बनकर हमेशा रहेगी। अब वो ट्रेन से नीचे उतरने वाली थी और फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने वाली थी। मगर उसके जाते जाते मैं ये पता लगाना चाहता था कि उसके बाल कैसे हैं, मतलब खुले थे या बंधे हुए थे या फिर कटे हुए। बाहर से एक औरत उस लड़की को पुकार रही थी। शायद वो उसकी आंटी थी जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। उसने जाते वक्त मुझे गुड बाय कहा। उस वक्त वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतना करीब कि मैं उसके बालों की खुशबू को साफ महसूस कर सकता था। उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस डिब्बे में एक दूसरा आदमी आया और वो ट्रेन फिर से चलने लगी। ट्रेन का धक्का खाकर वो आदमी अपनी सीट पर गिरा और बैठ गया। अब मैंने उस आदमी से भी वैसे ही बातें करना शुरू कर दिया जैसे उस लड़की से कर रहा था। मैं उस आदमी को भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं अंधा हूं। मैं सामान्य लोगों की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं इस आदमी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। वो आदमी मुझसे बोला, तुम्हारा तो पूरा सफर ही बिगड़ गया होगा दोस्त। इतनी खूबसूरत लड़की चली गई और मैं उसकी जगह में तुम्हारे सामने आकर बैठ गया। मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की थी। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि उसके बाल खुले थे या बंधे हुए थे? तो वो आदमी बोला, मुझे याद नहीं, मैंने बालों पर गौर नहीं किया। हाँ, पर उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। मैं बस उसकी आंखों को ही देख रहा था। मैंने कहा, उसकी आंखें? तो वो आदमी बोला, हाँ, उसकी आंखें, मगर वो किसी काम की नहीं थी। अंधी थी वो। क्या तुमने गौर नहीं किया?
मैं पूरे रास्ते उस लड़की को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अंधा नहीं हूं, और वो भी यही जता रही थी कि वो अंधी नहीं है जबकि हम दोनों ही अंधे थे। ये कहानी बहुत पुरानी है। पुराना शिमला, तब वहां की जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए घर भी दूर दूर हुआ करते थे। मगर समय के साथ जैसे जैसे शिमला में लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे नई नई बिल्डिंग्स बनते गई। कई बिल्डिंग्स ऐसी जगहों में बनी जहां पहले कुछ और हुआ करता था, जैसे कब्रिस्तान, हॉस्पिटल या मुर्दा घर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी एक मुर्दा घर के नाइट वॉचमैन की है। सालों पहले वो आदमी उस मुर्दा घर में काम किया करता था, और ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम गोपाल है। ये तब की घटना है जब मैं शिमला के एक मुर्दा घर में नाइट वॉचमैन का काम किया करता था। कई साल बीत चुके हैं उस रात को, मगर आज भी वो रात मुझे पिछली रात की तरह ही याद है। उस मुर्दा घर में बिजली नहीं थी। सबको ऐसा लगता था कि मुर्दों को रोशनी का क्या काम, मगर मैं उस मुर्दा घर में एक केरोसिन का छोटा सा लैंप जलाकर रखता था। वो एक ही कमरे का मुर्दा घर था, मतलब कि मुझे और मुर्दों को उसी कमरे में रहना पड़ता था। मुर्दों के साथ मुर्दा घर के उस कमरे में रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। कई सालों से मैं वही तो कर रहा था। मगर उस शाम एक जवान लड़के की लाश उस मुर्दा घर के अंदर लाई गई। एक जवान खूबसूरत लड़के की लाश। अंधेरा होने लगा था, रात गहराने लगी थी। वो रात मैं अजीब महसूस कर रहा था। कुछ बेचैनी सी थी मेरे अंदर। किस वजह से थी वो नहीं मालूम, पर मुझे वो रात सामान्य नहीं लग रही थी। इसलिए अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मैंने जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी सुलगा ली, और जल्दी जल्दी उसके 2-3 कश लिए। बीड़ी के कश मारते हुए मेरी नजर उस जवान लड़के की लाश के ऊपर ही थी। उस लाश को देखकर मेरे मन में कई सवाल आए कि कितनी छोटी उम्र में उस बेचारे की जान चले गई। इसके माँ बाप का क्या होगा? क्या इसकी शादी हो गई होगी? बच्चे तो अभी इसके छोटे ही होंगे। फिर मन में ख्याल आया कि एक लाश के सामने बीड़ी पीना ठीक नहीं, इसलिए मैंने बीड़ी बुझाई और एक कुर्सी में जाकर बैठ गया। कमरे में रोशनी पहले से कम हो गई थी, क्योंकि केरोसिन का वो छोटा सा लैंप जिसमें केरोसिन से भीगी हुई सूती कपड़े की एक बत्ती होती है, वो बत्ती पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए लौ कम हो गई थी। मैंने सोचा उस लैंप के स्क्रू को घुमाकर बत्ती की लौ को बढ़ा लूं, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर लैंप के पास गया। मगर जैसे ही मैं उसके पास गया, वो लैंप झट से बुझ गया। पर अभी तक सब कुछ सामान्य था, क्योंकि वो लैंप तो वैसे भी बुझने ही वाला था। इसलिए मैंने उस लैंप की बत्ती को बाहर खींचा और उसे फिर से जला दिया। अब वापस उस कमरे में तेज रोशनी होने लगी, मगर जैसे ही मैं वापस अपनी कुर्सी पर गया, वो लैंप फिर से बुझ गया। वो लैंप फड़फड़ाते हुए ऐसे बुझा मानो जैसे कोई तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो या किसी ने फूंक मारी हो। पर वहां ना हवा चल रही थी, ना ही मेरे अलावा वहां कोई था जो उसे फूंक मारकर बुझाता। अब कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैं वापस बत्ती को जलाने के लिए कुर्सी से उठा कि तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ गीला सा, एकदम ठंडा सा। मेरे हाथ को छूकर वो गीली ठंडी चीज मेरे पीछे की तरफ चली गई। फिर वो घूमकर मेरे सामने आया, कभी मेरे ऊपर, कभी मेरे नीचे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर चल रहा हो। मेरे शरीर के चारों तरफ मुझे गीलापन महसूस होने लगा और मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगा, और फिर मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। अगली सुबह मुझे होश आया जब मेरा दोस्त मुझे हिला रहा था। उसने मुझसे पूछा, हे गोपाल, क्या हुआ? यहां क्यों पड़ा हुआ है? तो मैंने उसे पिछली रात की घटना बताई। मेरा दोस्त हंसा और बोला, अबे तेरी आंख लग गई होगी, तूने कोई सपना देखा होगा। चल जा, घर चला जा, आराम कर ले। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मैं खड़ा उठा
और देखा वो जवान लड़के की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। मैंने अपने कपड़े झाड़े तो पाया मेरे कपड़ों में किसी के पैरों के छाप थे। मैंने उन पैरों के छाप को गौर से देखा तो पाया दाहिने पैर के छाप में 5 की जगह 6 उंगलियां थी। और फिर मैंने उस जवान लड़के की लाश के पैर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जवान लड़के के दाहिने पैर में 6 उंगलियां थी और वही था जो पिछली रात मेरे पूरे शरीर के ऊपर चल रहा था। मैं तुरंत वहां से भाग के सीधा अपने घर आ गया और फिर कभी वापस उस मुर्दा घर में नहीं गया। ये थी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात। आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक हिल स्टेशन है शिमला, जहां के हरे भरे घने चीड़ के जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे जिनका नाम था ओलिवर। ओलिवर शिमला के एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल में टीचर थे। वो कई सालों से वहां पढ़ा रहे थे। उनका घर शहर से थोड़ा हटकर एक गांव में था। रोज सुबह वो गांव से पैदल स्कूल आते और स्कूल छूटने के बाद वो पैदल ही घर वापस जाते थे। एक दिन स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था और शाम को अंधेरा होने तक ओलिवर स्कूल में ही थे। ओलिवर की अब तक शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे, इसलिए घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा होगा इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उस दिन काफी अंधेरा होने के बाद ही उनका काम खत्म हुआ। ओलिवर के लिए अंधेरा चिंता का विषय नहीं था क्योंकि उनके पास एक टॉर्च था। तो उस टॉर्च की रोशनी के सहारे ओलिवर उस अंधेरे में पैदल अपने घर की ओर चल दिए। काफी देर हो चुकी थी तो ओलिवर ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते ही चलकर शॉर्टकट मारा जाए। तो ओलिवर गाना गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते ही चल दिए। उस रास्ते के दोनों तरफ घना चीड़ का जंगल था। धीमी धीमी हवा चल रही थी जिसमें चीड़ के पेड़ मध्यम मध्यम लहरा रहे थे और धीमे धीमे पेड़ की टहनियों के चरचराने की आवाजें आ रही थी और उनसे टकराती हवा से होने वाली आवाज भी माहौल को और डरावना बना रही थी। शायद इसलिए वो रास्ता एकदम सुनसान था, इसीलिए रात में उस रास्ते को लोग अवॉइड करते थे और इसीलिए वहां पर ओलिवर के अलावा कोई नहीं था। ओलिवर उस रास्ते में अकेले ही चल रहे थे। ओलिवर को डर नहीं लगता था क्योंकि वो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करते थे और उनके पास उनका टॉर्च भी था और इसलिए वो टॉर्च की रोशनी में अपने रास्ते चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। उनके टॉर्च के सेल कमजोर हो चुके थे, इसलिए रोशनी कम होने लगी थी। तो वो उस चीज के करीब गए और उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उन्होंने देखा उनके स्कूल का यूनिफॉर्म पहना एक लड़का रास्ते के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसका चेहरा उसके घुटनों से छुपा हुआ था और वो बस रोए जा रहा था। ओलिवर उसके पास गए और बोले, अरे बेटा, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। मगर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोता रहा। ओलिवर ने फिर कहा, अरे बेटा, कुछ तो कहो, क्या नाम है तुम्हारा? और इस अंधेरे में यहाँ अकेले तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम भटक गए हो? वो बच्चा अभी भी बस रोए जा रहा था। ओलिवर से रहा नहीं गया, इसलिए वो बच्चे के और करीब गए और उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हारा स्कूल टीचर ओलिवर हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर ओलिवर ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा तो उस बच्चे ने अपना सिर उठाकर ओलिवर की तरफ देखा, मगर ओलिवर ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओलिवर के टॉर्च की रोशनी सीधा उस लड़के के चेहरे पर टिकी हुई थी और ओलिवर की आंखें डर से फटी हुई थी क्योंकि उनके सामने बैठे हुए लड़के का चेहरा था ही नहीं। हाँ, उसके चेहरे की जगह सिर्फ सपाट चमड़ी थी। उसमें ना आंखें थी, ना ही नाक, न मुंह, ना ही कान।
उसके चेहरे पर ना कोई भाव थे, ना ही कोई आकृति। वो एकदम भयानक दिख रहा था। भूत प्रेतों पर यकीन न करने वाले ओलिवर अब डर से थरथरा रहे थे। उनके कांपते हाथों से टॉर्च वहीं जमीन में गिर गया और ओलिवर तुरंत वहां से अपने घर की तरफ भागे। वो बस भागते जा रहे थे। उस उबड़ खाबड़ रास्ते में लड़खड़ाते हुए वो बचाओ बचाओ चीख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बच्चा अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा हो। बेतहाशा दौड़ते हुए उन्हें दूर एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। ओलिवर उस रोशनी की तरफ तेजी से भागे। भागते भागते वो उस रोशनी के करीब पहुंचे तो पाया वो रोशनी एक लालटेन से आ रही थी और वो लालटेन शॉल ओढ़े एक आदमी के हाथों में था। वो आदमी शायद वहां का वॉचमैन था। उस आदमी को देखकर ओलिवर की जान में जान आई। उसका डर थोड़ा कम हुआ, मगर वो अभी भी हाँफ रहा था। लालटेन पकड़े वो आदमी ओलिवर से बोला, क्या हुआ साहब, आप भागते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है? ओलिवर हाँफते हुए बोले, वो बच्चा, वहां जंगल में एक बच्चा था। वो आदमी बोला, बच्चा? कौन बच्चा? क्या हुआ उस बच्चे को? ओलिवर बोला, वहां जंगल में एक बच्चा था, उसका चेहरा नहीं था। वो आदमी बोला, चेहरा नहीं था मतलब? ओलिवर बोला, हाँ, उस बच्चे की ना आंखें थी, ना ही नाक, ना मुंह, ना ही कान। वो बिना चेहरे वाला कोई भूत था। वो आदमी बोला, ना नाक, ना आंख, ना मुंह, ना कान। फिर उस आदमी ने लालटेन उठाकर अपने चेहरे के करीब किया और बोला, क्या वो बिल्कुल ऐसा था? ओलिवर ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का भी चेहरा नहीं था, न आंख, न कान, ना ही नाक, न मुंह। उसका चेहरा एकदम सपाट था। ओलिवर की आंखें डर से फटती चली गई और एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। एक वक्त था जब मैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित शाहगंज से कुछ 8 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। आने जाने के लिए मैं एक बाइसाइकिल का इस्तेमाल किया करता था। ऐसा नहीं था कि कोई सवारी मुझे नहीं मिल सकती थी। कोई भी बैलगाड़ी या तांगा मुझे वहां से मिल सकता था, लेकिन ये मेरी बाइसाइकिल मेरी सुविधा के लिए मुझे एकदम सही लगती थी। ये तेज भी थी और आसान भी। जब मन किया तब पेडल मारे और बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। मुझे किसी बैलगाड़ी या तांगे का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मैं अक्सर मेरे गांव से शाहगंज आता जाता रहता था। वहां मैं डाक से आई हुई अपनी चिट्ठियां उठाता, अखबार खरीदता, कुछ कप चाय पीता और वहां के व्यापारियों से बात करते हुए मैं अपना समय बिताता। ये मेरे रोज की दिनचर्या थी। इस काम में मुझे बहुत आनंद आता था और फिर शाम होते ही मैं अपनी बाइसिकल से अपने गांव आ जाता। जिस रास्ते से मैं रोज आया जाया करता था वो एक जंगल वाला इलाका था। सर्दियों में अक्सर शाम 6 बजते ही अंधेरा हो जाया करता था, तो मैं अपनी बाइसाइकिल के आगे एक लालटेन टांग दिया करता था, जिससे आगे का रास्ता और कोहरा छट जाए और मुझे आगे की सड़क अच्छी तरह से दिखाई देने लगे। अब क्योंकि वो जंगल वाला इलाका था तो मुझे वहां से गुजरने के लिए तेज तेज साइकिल चलानी पड़ती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। एक शाम की बात है, मैं शाहगंज से अपने गांव के लिए निकला। मैं अपनी साइकिल में बैठा जोर जोर से पेडल मार रहा था और अभी मैंने आधा ही रास्ता तय किया था कि अचानक मुझे अपनी साइकिल के ब्रेक मारने पड़े। मेरी साइकिल रगड़ खाते हुए थोड़ी आगे तक खिसक गई। मैंने अपने पैरों से अपनी साइकिल को रोका। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने रास्ते के बीचों बीच एक छोटे लड़के को खड़े पाया। मैं हैरान था कि आखिर उस वीरान सुनसान जंगल के इलाके में वो अकेला बच्चा कर क्या रहा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। उस घने जंगल वाले इलाके में अक्सर भेड़िए और सियार जैसे जंगली जानवर आते जाते रहते थे और ये छोटा सा लड़का जरा सा भी डरा हुआ नहीं था। वो बिना डरे उस अंधेरे घने जंगल के बीचों बीच खड़ा मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही उस छोटे लड़के के पास गया।
उस लड़के ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, बेटे तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो छोटा लड़का बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा, किसका इंतजार बेटा? क्या तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं? वो छोटा लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, बेटे मैं बहुत दूर से साइकिल चलाते हुए आ रहा हूं, मैंने रास्ते में किसी लड़की को नहीं देखा। अभी गांव तक का आधा रास्ता और बचा है, हो सकता है तुम्हारी बहन आगे कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हो। तो तुम एक काम करो, मेरी साइकिल में बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे तुम्हारी बहन के पास छोड़ दूंगा। उस छोटे लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया और मेरी साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ गया। मैं उस छोटे लड़के का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था और फिर उसका चेहरा आगे की तरफ भी था, इस वजह से भी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। अब मैं फिर से जोर जोर से अपनी साइकिल में पेडल मारने लगा और मेरी साइकिल गांव की तरफ सरपट दौड़ने लगी। सामने की ओर से ठंडी हवा के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे, मुझे ठंड भी लग रही थी। अभी हमें कुछ ही देर हुई थी कि मैंने मेरी साइकिल की हैंडल में टंगे लालटेन की रोशनी में एक काली आकृति को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो एक छोटी बच्ची थी, पर वो उस छोटे लड़के से उम्र में बड़ी लग रही थी। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे मैं उसका भी चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। मैंने उस छोटे लड़के से कहा, बेटा मैंने कहा था ना तुम्हारी बहन आगे होगी, देखो ये तुम्हारी बहन है ना, चलो इसे भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। उस लड़की ने सिर हिलाकर हामी भरी और मेरी साइकिल के पीछे कैरियर में आकर बैठ गई और फिर उसने मेरी पीठ में थपथपाकर मुझे चलने का इशारा दिया। अजीब बात थी, मेरी किसी बात का वो दोनों बच्चे कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस सिर हिलाकर ही जवाब दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार गांव पहुंच जाऊं, उसके बाद इन दोनों बच्चों को गांव के मुखिया को सौंप दूंगा, फिर वो इनके माता पिता को ढूंढकर इन्हें उनके हवाले कर देगा। मैं साइकिल में पेडल मार रहा था, साइकिल सड़क में दौड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब लगने लगा, ऐसा पहले कभी उस रास्ते में मुझे महसूस नहीं हुआ। सड़क एकदम सीधी और समतल थी, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं चढ़ाई में साइकिल चला रहा हूं। मैं पूरी ताकत से पेडल मार रहा था क्योंकि साइकिल मुझे बहुत भारी महसूस हो रही थी। अचानक मेरा ध्यान मेरी साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठे छोटे बच्चे पर गया। कुछ देर पहले उस बच्चे का सिर मेरे सीने तक पहुंच रहा था, मगर अब उसका सिर मेरे मुंह तक आ पहुंचा था। उसका सिर पहले से बड़ा हो चुका था और मेरे पीछे बैठी वो बच्ची भी अब तेज तेज गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो हाँफ रही थी, मानो जैसे वो खुद मेरी साइकिल चला रही हो। तापमान ठंडा था, हवा भी ठंडी और तेज थी, फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। मैं साइकिल में पेडल मार मार के थक चुका था। मैंने उन दोनों बच्चों से कहा, थोड़ी देर यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे एक साथ बोले, नहीं कोई आराम नहीं, सीधे चलते रहो। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि जंगल वाला इलाका है तो बच्चे यहां रुकने में डर रहे होंगे, इसलिए मैं साइकिल चलाता रहा। साइकिल में पेडल मारते मारते मैं बहुत थक चुका था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मुझे उन दोनों बच्चों पर अब कुछ शक होने लगा था। दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं साइकिल के ब्रेक मारने ही वाला था कि तभी मेरा ध्यान साइकिल के हैंडल पर गया। मेरे सामने बैठे छोटे लड़के ने साइकिल के हैंडल को पकड़ रखा था, मगर मैंने कुछ ऐसा देखा जो सामान्य नहीं था। उस बच्चे के हाथ लंबे, बड़े और बालों से भर गए थे। अब डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे और साइकिल चलते चलते डगमगाने लगी। मैं जोर जोर से कांप रहा था और साइकिल सड़क से हटकर एक तरफ को जाने लगी। संभल कर, देख कर साइकिल चलाओ। वो दोनों बच्चे एक साथ चीखे। उनकी आवाज अब बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि भारी भरकम किसी आदमी की तरह थी। डर के मारे मेरा शरीर तो कांप ही रहा था, अब मेरी आत्मा भी कांपने लगी थी।
मैंने डरते डरते थोड़ी सी गर्दन घुमाकर पीछे बैठी लड़की की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे बैठी वो छोटी लड़की अब छोटी नहीं रही, बल्कि बड़ी और भारी भरकम हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत बड़ा और लटका हुआ था। उसके पैर मोटे, लंबे और बालों से भर चुके थे और जमीन तक पहुंचकर जमीन से रगड़ खा रहे थे। तभी वो दोनों बच्चे मोटी भारी भरकम आवाज के साथ चीखे, रुक जाओ, यही नहर के पास रुको। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी साइकिल के टायर के नीचे एक पत्थर आया और मेरी साइकिल लड़खड़ाकर पलट गई। मैं भी साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन में गिरा और कोई चीज मेरे सिर के पीछे आकर लगी। मुझे बहुत जोर की लगी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मेरी नजर आसमान की तरफ थी। आसमान में बादलों के पीछे से चांद बाहर निकल रहा था और उसकी रोशनी से वो इलाका थोड़ा दिखाई देने लगा था। मैं खड़ा उठा। मैंने देखा वहां पास में एक नहर थी। चांद की रोशनी में उसका पानी चमक रहा था। मैंने अपने कपड़े झाड़े और अपने आसपास देखा। वो दोनों बच्चे वहां नहीं थे। तभी मेरी नजर नहर में दो काली आकृतियों पर गई। मैंने साइकिल के पास गिरी हुई लालटेन उठाई और अपनी जेब से माचिस निकालकर उस लालटेन को जलाया तो उसकी रोशनी उन दोनों काली आकृतियों पर डाली तो देखा नहर में दो भैंसें खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ही तरफ देख रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका